दोस्तों, हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि आने वाले समय में भारत देश में दुनिया के सबसे ज्यादा शॉपिंग मॉल्स पाए जाएंगे, लेकिन आज भी भारत में दुनिया के 1/3 अनपढ़ लोग पाए जाते हैं। जिस दिन बजट आता है उसके अगले दिन हम ये पढ़ना चाहते हैं कि क्या चीज सस्ती हो गई, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि भारत में ही 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं जानते। भारत वो महान देश है जहां बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ, और भारत ही वो देश है जहां आज जन्म लेने वाले बच्चों में से कम 20% ऐसे होंगे जो उम्र भर अनपढ़ रह जाएंगे। भारत देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हर जगह बजट की चर्चा है। हर कोई आज यह जानना चाह रहा है कि क्या पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम गिरेंगे, क्या लिपस्टिक और साड़ी के ऊपर एक्साइज की छूट मिलेगी। लेकिन यहां एक युवा अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं कि इस बार का बजट हो बजट फॉर 3 इडियट्स। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। आमंत्रित करूंगा जाने माने अर्थशास्त्री, मैनेजमेंट गुरु, लेखक, IIPM के ऑनररी डीन प्रोफेसर अरिंदम चौधरी को। प्रोफेसर चौधरी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे यहाँ युवा दर्शक जानना चाहते हैं ये बजट फॉर 3 इडियट्स क्या है और ये 3 मूर्ख कौन हैं? ये 3 इडियट्स जो फिल्म आई मेरे को बेहद पसंद आई, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ IIPM, वहाँ पे काफी सालों से मैं एकदम सेम चीजें बताते आ रहा हूँ, और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है यही फिलॉसफी को पढ़ाती है और इसको प्रचार करती है। ये मूवी आने के बाद इस बार सोचा कि बजट जो है उसको सिर्फ एजुकेशन सेंट्रिक रखा जाए, और इसीलिए हमने सोचा कि इसको कहा जाए बजट फॉर 3 इडियट्स, क्योंकि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को एड्रेस करने के लिए ये बजट है। और इडियट्स जो 3 हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर्स हैं और एक रेगुलेटर्स हैं। तो ये 3 जो मेन पिलर्स हैं एजुकेशन सिस्टम के, इन तीनों को लेके किस तरह से हम चेंजेस सजेस्ट कर सकें ताकि तीनों मिलके एक ऐसा देश बना पाए जो एक शिक्षित, एक एजुकेटेड देश हो। तो इस बार आपका फोकस है एजुकेशन के ऊपर, लेकिन इतने सालों से जब आप अपना ऑल्टरनेटिव बजट पेश करते हैं तो आपका फोकस कई चीजों पे रहता है, जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जुडिशरी, लेकिन इस बार आपका फोकस सिर्फ एजुकेशन पर इतना ज्यादा क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है नया बताने का कुछ है नहीं, वही चीजें करना है, और 10 सालों से बताते आ रहे हैं। इसीलिए 2 साल पहले मैंने कहा था बैन दी बजट। तो अब जैसे आप अगर जुडिशरी को ले ले तो हमें 10 गुना ज्यादा कोर्ट्स चाहिए, 10 गुना 100 गुना ज्यादा जजेस चाहिए, और जो इतना बड़ा बैकलॉग है उसे कम करना पड़ेगा। हर 5 साल जब एक नया चीफ जस्टिस आता है वो यही बोल के शुरू करता है, उसके बाद करता कुछ नहीं। तो सभी को सब कुछ पता है इनके बारे में और क्या करना है। तो इस साल मैंने सोचा कि सिर्फ एजुकेशन पे फोकस दिया जाए। इस बार आपने एक बहुत ही आश्चर्यजनक सुझाव दिया है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो एलोकेशन है वो 4 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी अब हो जाए वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। तो आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा है? नहीं, मेरे को एकदम नहीं लगता है ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में जो एजुकेशन के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं वो सिर्फ 3% है। एक क्यूबा जैसे देश में जहां पे 99% पीपल आर एजुकेटेड, वहां पे 18% खर्चा किया जाता है एजुकेशन के ऊपर। तो हम बहुत पीछे पड़े हुए हैं और हमें काफी लंबा एक रास्ता बहुत जल्दी तय करना है, और इसीलिए मैंने कहा है कि 4 गुना आप बढ़ा दो, ताकि हमारे देश में जो ये डिबेट चलते रहता है कि आप क्यों नहीं रिजर्वेशन लाते हैं और क्यों नहीं आप गरीबों को और थोड़ा मदद करते, वो एक बार के लिए खत्म हो जाए। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर साल ऐसा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं इट शुड बी 12-13 ईयर प्लान। अगले 10-12 साल तक हम अच्छी तरह से एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करें, ताकि जो जितने गरीब लोग हैं हमारे देश में, जितने लोग हैं जो जिनको एजुकेशन पे एक्सेस नहीं है, उन सबको मिले, और सब लोग जाके आज से 13 साल बाद एवरीबॉडी हैज एन इक्वल प्लेइंग फील्ड। उसके बाद उनको रिजर्वेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और वो लोग आगे जाके देश को बढ़ा भी पाएंगे। इस बार आपने एक बात और कही है कि NREGA स्कीम को मिला दिया जाए सर्व शिक्षा अभियान के साथ। ना ऐसा सुझाव आज तक किसी ने ना सोचा है ना बोला है, पर आप इस बार ऐसा बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया।
एनआरईजीए स्कीम, गवर्नमेंट के जो काफी स्कीम्स आते गए हैं उसमें से ये स्कीम मेरे को काफी इफेक्टिव लगा है। ये हमने अपने ग्रेट इंडियन ड्रीम किताब में भी कहा था कि इस तरह का स्कीम आना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट येट वेरी इफेक्टिव। इसको और भी आगे ले जाना पड़ेगा। जहां पे हम बोल रहे हैं 100 दिन मिनिमम नौकरी देंगे, वहां पे कहीं पे 12 दिन है, कहीं पे 25 दिन है, कहीं कहीं पे 70 दिन भी है। तो अगर हम जो नौकरी देंगे लोगों को गारंटी करते हैं, उसको अगर हम एजुकेशन के साथ लिंक करें तो इट बिकम्स अ वेरी प्रोडक्टिव प्रोसेस। हम लोगों को नौकरी देना ही है, तो रास्ते बनाए या स्कूल के बिल्डिंग्स बनाए या क्लासरूम बनाए, अगर इन दोनों में हमारे पास चॉइस है तो मैं कहूंगा कि क्लासरूम बना के नौकरी दो। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यह है कि स्कूल है लेकिन क्लासरूम नहीं है। 10 लाख स्कूल्स में ये ऑडिट किया गया था और वहां पे देखा गया 75,000 कुछ स्कूल्स हैं जहां पे एक क्लासरूम भी नहीं है। कुछ 1 लाख स्कूल्स और हैं जहां पे सिर्फ एक क्लासरूम है। इसके बाद हैं स्कूल्स जहां पे क्लासरूम्स हैं एक से ज्यादा, लेकिन वहां पे मरम्मत करने की बहुत जरूरत है। तो ये सारे काम करना ही पड़ेगा। तो इसको एनआरईजी के साथ अगर हम कंबाइन कर दें तो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हम, वो भी एजुकेशन के टुवर्ड्स मनी चैनलाइज हो जाएगा। ये तो काफी हैरत अंगेज आंकड़े नजर आते हैं, तो क्यों आमतौर पर अखबारों में हम इनको फ्रंट पेज या हेडलाइंस में नहीं देखते? यही प्रॉब्लम है हमारे देश में मीडिया में कि हम लोग फ्रंट पेज में वही खबर छापने की कोशिश करते हैं जिससे एक्साइटमेंट हो। और मैं इसको कहता हूं पीप शो जर्नलिज्म, जहां पे आप पेपर उठाइए और उसके बाद नजारे देखिए लेकिन खबर मत पढ़िए। तो हमारे देश का मीडिया का पूरा एक ही मकसद है कि हम खबर से उनको दूर में रखें और उनको जो बेकार की चीजों में लगाए रखें, ताकि देश में एक जागरण ना हो, एक रेवोल्यूशन ना हो। और अगर ये खबर आए तो इस खबर को कहीं 17वें पेज के नीचे वाले बाएं तरफ के कॉर्नर में दबा दो। ये आपके आर्टिकल में लिखा है कि हमारे देश में उतने अनपढ़ हैं जितनी पूरी लगभग यूरोप की पॉपुलेशन है, उतने अनपढ़ हैं जितनी 1947 में भारत की जनसंख्या थी। सर, आपने जैसे सेगमेंट 1 में सुझाव दिए हैं एनआरईजीए और इनको मिला दिया जाए, अगर ऐसा मान लो हो भी जाता है तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का कोष इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको आप कैसे खर्च करना चाहेंगे? एजुकेशन का प्रॉब्लम है प्राइमरी एजुकेशन। तो उस प्राइमरी स्कूल में हमें टीचर्स डालने हैं, 4 गुना ज्यादा हमें टीचर्स चाहिए। आज गलती करके रखा हुआ है हम लोगों ने, और वो है जो एक प्राइमरी स्कूल गांव में टीचर है उसको भी हम 15,000 रुपए देते हैं। जब हम 15,000 रुपए गांव के टीचर को देते हैं, वो गांव का नहीं रहता है, वो शहर का आदमी बन जाता है। उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता है, वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजता है। वो क्या करता है, वो शहर में जाके रहता है, बच्चे को शहर के स्कूल में पढ़ाता है और गांव में बीच बीच में आके क्लास लेके जाता है। हमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स करें, हम टीचर्स को इंसेंटिव दें ताकि स्कूल में अच्छा रिजल्ट हो। तो हर तरह की चीजें 1.5 लाख करोड़ तो ऐसे ही खर्च हो जाए। सर, आप ये जो इंसेंटिव की बात कर रहे हैं टीचरों को देने की, आपने लिखा है कि उनको 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाए। अब ये सब जानते हैं कि जो गरीब बच्चों के स्कूल हैं, गरीब बच्चों के स्कूल, उनमें अक्सर टीचर और प्रिंसिपल तो गायब रहते हैं। अगर आप उनको 1 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी इनसिंसियरिटी को रिवॉर्ड कर रहे हैं? मैंने इस हिसाब से किया कि 15,000 रुपए सैलरी है, लेकिन ये सैलरी कम हो जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन अगर इसको भी रखें तो हमें एक इंसेंटिव स्कीम देना पड़ेगा ताकि ये जो स्कूल टीचर है वो स्कूल में पढ़ाए और स्कूल में बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। और अगर रिजल्ट अच्छा हो तो उसे जरूर इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज में टीचर्स ऑन द अदर हैंड आर द हाईएस्ट पेड पीपल, आर द मोस्ट रेस्पेक्टेड पीपल। हमारे देश में द प्रॉब्लम इज कि हम लोग कोई टीचर बनना नहीं चाहते हैं, और टीचर को हमने कम पैसा देके नॉट एट द विलेज लेवल बट एट अ स्टेट लेवल उसको एक ऐसे स्टेट में रखा है कि जैसे एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं और आईआईएम्स हैं, इतने बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उधर के स्टूडेंट्स निकल के कभी टीचर बनने का सपना नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि हम जाके प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में ज्वाइन करें, मैकेंजी में ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे 5 गुना ज्यादा सैलरी मिलता है। ये चीज हार्वर्ड में नहीं है। हार्वर्ड से अगर आप निकले तो हार्वर्ड में सिमिलर अमाउंट ऑफ पैकेज मिलता है जो एक स्टूडेंट अगर पढ़ाने में आए। हमारे देश में तो ये हालत है कि आप अगर मैट्रिमोनियल कॉलम्स देखें तो वहां पे भी कोई नहीं बोलता है कि टीचर चाहिए अपने बेटी के लिए। टीचर का जो महत्व है वो हमारे देश में कहीं नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसको इंसेंटिव दिया जाए ताकि उसके बच्चे अच्छा करें और बोर्ड में रिजल्ट अच्छा हो। जिस स्कूल प्रिंसिपल का बोर्ड में रिजल्ट अच्छा हो रहा है, सबसे अच्छा 5 साल, उसको तो अच्छे अच्छे अवार्ड्स देना चाहिए। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये स्कीम